सिंपल सी चीज है, कुछ भी मुश्किल इसमें। अब मैं कर रही हूँ फंक्शन को कॉल, सही आ रही है आउटपुट हमारे पास। फंक्शन के अंदर क्या था कि दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, दोनों को ऐड करके फाइनली क्या करा देना है, प्रिंट करा देना है। बिल्कुल सही से काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। देखो जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स का एक लाइफ टाइम होता है। अब यहाँ पे एक्स वाई और जेड वेरिएबल्स, सॉरी सम वेरिएबल है, ये बनाए गए हैं। वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है, लाइफ टाइम समझते हो? है नहीं समझते लाइफ टाइम क्या होता है? नहीं, लाइफ टाइम की बात कर रही हो अभी तो, कि कोई चीज हमारे पास कितने टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रही है। अब ह्यूमन लाइफ टाइम है, क्या है ह्यूमन लाइफ टाइम? ह्यूमन की लाइफ है, ठीक है जी। ऐसे ही कितना टाइम वेरिएबल की लाइफ है, मतलब कि वो हमारे कोड में कितने टाइम के लिए क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसको बोला जाता है वेरिएबल लाइफ टाइम। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने बनाया है वेरिएबल, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है, इसको मैंने फंक्शन के अंदर एक्सेस करा, चाहे वो एक्स है, चाहे वो वाई है, चाहे वो सम है, उनको मैं फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रही हूँ। ये मैंने सारी चीजें प्रिंट करा दी। सबसे पहले एक्स को प्रिंट करा दिया, फिर कॉमा लगा के वाई को प्रिंट करा दिया, कॉमा लगा के सम को प्रिंट करा दिया, या एक्सेस कर दिया। सारी चीजें हो रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं आ रही है। पर अगर मैं एक फंक्शन के बाहर आके उनको एक्सेस करने का ट्राई करूं, उस केस में हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? लोकल क्योंकि फंक्शन वेरिएबल का जो लाइफ टाइम होता है ना, वो एक स्कोप के अंदर ही होता है। मतलब कि क्या एक्चुअल में, ये एक्चुअल में क्या हुआ होगा कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है। एक तो यार ये इतना स्लो हो जाता है ना। ऑनलाइन भी क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हो यार, ऑनलाइन तो लेट ज्वाइन करने का कोई रीजन ही नहीं बनता। अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ होगा, इस फंक्शन को पूरे के पूरे को डिफाइन करके मेमोरी में स्टोर करा लिया होगा कि हमारे पास FUNC नाम से एक फंक्शन है जो कि ये XYZ टास्क करा रहा है। जब हमने इस फंक्शन को कॉल करा, ये फंक्शन कॉल है, जब इसको कॉल करा गया तो जो इसके अंदर वेरिएबल्स थे ना, वो वेरिएबल्स इनिशियलाइज करेंगे, उनको वैल्यूज प्रोवाइड करेगी। और जब फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई, इन वेरिएबल्स को भी क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो एक फंक्शन का लाइफ, फंक्शन के अंदर जो डिक्लेयर्ड होते हैं वेरिएबल्स, उनका लाइफ टाइम कितना होता है, फंक्शन एग्जीक्यूशन जितना, जितने टाइम के लिए ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, उतने टाइम के लिए वेरिएबल्स हमारी मेमोरी में होंगे। ठीक है जी, बेसिकली सिस्टम की उसमें जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई, वेरिएबल्स को भी क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है जी। अब वैसे, अब क्योंकि पाइथन देखो कम्प्लीटली हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें क्या मेमोरी कंज्यूम हो रही है, कैसे कंज्यूम हो रही है, हम खुद से कंट्रोल नहीं करते। वो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे चीजें काम कर रही हैं, हमें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये आपको नेचर समझा रही हूँ कि पाइथन के अंदर ऐसा होता है, वट एवर वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ प्रोग्राम और इनसाइड अ फंक्शन, वो कितने टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, जितना टाइम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये फंक्शन एग्जीक्यूशन चल रही है। जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टॉप होगी, मेमोरी से वो वेरिएबल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, स्पेस फ्री कर देंगे। दैट इज वाई जब फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद हम उनको एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू एक्सेस दोस। बट क्या होता है ना, कई बार हमें इन वेरिएबल्स को, इन वैल्यूज को आगे यूज करना होता है अपने कोड के अंदर, ऐसे तो हम कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे। सपोज मेरे पास जो भी मैंने कैलकुलेशन करनी थी, जो भी मैंने चेकिंग करनी थी, वो सारा कुछ करने के बाद जो वैल्यू आ रही है ना, उस वैल्यू को मुझे अपने कोड के अंदर किसी दूसरे फंक्शन में या किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा। ऐसे तो हम कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही होगा ना।
अब जैसे सपोज ये जो दो वैल्यूज को ऐड करके दे रहा था, मुझे इन दो वैल्यूज को भी और इस एडिशन को भी एक मेरे पास सब्ट्रैक्शन नाम का फंक्शन था उसके अंदर यूज करना है कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज है आप उनको सब्ट्रैक्ट करके दे दो। ठीक है जी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हम ऐसा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। रियल लाइफ में भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि वट एवर वेरिएबल्स वैल्यूज आर बीइंग यूज्ड इनसाइड और डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन की उनको कहीं पे भी आगे यूज करा जाए। ये तो प्रॉब्लमैटिक हो गया ना। तो ऐसे से केस में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द रिटर्न कीवर्ड। एक हमारे पास रिटर्न कीवर्ड होता है। ये रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, इट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा और जो भी वैल्यू इस रिटर्न के आगे हमने लिखी होगी ये कॉलर को वापस भेज देगा। ठीक है जी, रिटर्न करना वापस देना कोई चीज। ठीक है। तो जहां पे भी हम रिटर्न लगा देंगे, रिटर्न बेसिकली एक फंक्शन के अंदर से कराया जाता है कि मेरे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू है, वो एक्स हो सकता है, वो वाई हो सकता है, वो सम हो सकता है। मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, उसको रिटर्न कर सकती हूँ। लास्ट में लिख देना रिटर्न और यहाँ पे जिस चीज को रिटर्न कराना है वो चीज लिख देनी है। अब रिटर्न क्या, जो भी वैल्यू एक फंक्शन से रिटर्न करा दी जाती है वो बेसिकली क्या होता है कि हम उसको बाहर भेज रहे हैं ताकि वो बाहर यूज हो सके। वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई दिक्कत। ठीक है जी। अब देखो रिटर्न से ये चीज कैसे हो, सेम ही फंक्शन में ये सेम ही फंक्शन यूज कर रही हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने लास्ट में लिख दिया रिटर्न सम। इसका मतलब है ये जो सम नाम का वैल्यू है इसको हम रिटर्न कर रहे हैं। व्हेनेवर दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड, एक वैल्यू रिटर्न होगी, उस वैल्यू के अंदर क्या होगा, जो भी यहाँ पे सम के अंदर स्टोर होगा। या क्लास की टाइमिंग 2 बजे है तो 2:15 ज्वाइन करने का क्या मतलब है। हो गया जी। अब देखो इसको रिटर्न कराने का क्या फायदा होगा। अब इस रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू कैन बी डायरेक्टली यूज्ड आउटसाइड। ये यार मैं ना सम तो इनबिल्ट फंक्शन होता है ना, तो मैंने इसका नाम इनबिल्ट फंक्शन रख दिया, कुछ और रख देते हैं, रिजल्ट रख देते हैं। जहां जहां सम यूज करा था वहां वहां पे रिजल्ट यूज कर दो, क्योंकि सम एक इनबिल्ट फंक्शन होता है तो वो हमें वही बता रहा है। अब देखो जी, मैंने आपको पहले ये चीज बोली कि जो भी वैल्यू को हम रिटर्न करा लेते हैं ना उसको आउटसाइड यूज करा जा सकता है, बट स्टिल हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। देखो रिटर्न का मतलब ये नहीं होता कि जो भी वैल्यू को यहाँ से रिटर्न कर दिया इट कैन बी यूज्ड एज इट इज। रिटर्न का मतलब ये होता है whenever this function will be called we'll be getting some value। जैसे देखो यहाँ पे मैं प्रिंट कराती हूँ इस फंक्शन को कॉल करके, पहले बिना रिटर्न के कराते हैं, कुछ रिटर्न नहीं कराया और यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल को प्रिंट कराया। देखो ये पहला वाला प्रिंट तो चल रहा है क्योंकि फंक्शन को कॉल करा गया तो उसके अंदर से ये तीनों चीजें प्रिंट कराई गई। दूसरा वाला जो प्रिंट है वो है ये, एंड इसके लिए वी आर गेटिंग नन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आवर फंक्शन रिटर्न्स नथिंग। वो होता है नन, फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है। और अगर हम मैं यहाँ से खुद से रिटर्न करा दूं
कि वट एवर वैल्यू इज बीइंग स्टोर्ड इनसाइड अ रिजल्ट वो रिटर्न हो जाए, तो देखो वो रिटर्न तो हो रही है ना, रिटर्न हो रही है ना 30। अब रिटर्न्ड वैल्यू को कोड के अंदर यूज करने का तरीका क्या होता है कि उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो। ये जब भी इस फंक्शन को कॉल जाएगी इट विल बी रिटर्निंग सम वैल्यू, राइट। अब अगर हमें उस वैल्यू को यूज करना है, क्या कर सकते हैं, उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। ठीक है जी। अब वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, अब मुझे क्या फायदा होगा कि मैं जितनी बार चाहूं उतनी बार ही इस वैल्यू को क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फंक्शन को कॉल करा। जब फंक्शन को कॉल करा जाता है तो वो क्या करता है, जो उसके अंदर रिटर्न लिखा होता है वो उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। और उस रिटर्न्ड वैल्यू को यूज करने का तरीका क्या होता है, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो। अब इस वैल्यू को जहां जहां भी आगे कोड में 10 बार 20 बार 50 बार यूज करने की हमें जरूरत पड़ेगी, हम डायरेक्टली इसी नाम से इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। समझ आया जी? नोट करो, एक बार फिर समझाती हूँ। हो गया जी इतना। अब देखो रिटर्न हम कब यूज करते हैं, जब हमें जरूरत हो कि फंक्शन के अंदर कोई ऐसी वैल्यू प्रेजेंट है जो कि हमें बाहर भी यूज करनी पड़ सकती है। ठीक है, उस केस में हम क्या कर देते हैं, उस वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं, बेसिकली उस वेरिएबल को रिटर्न करा सकते हैं। और रिटर्न वैल्यू को यूज करने का तरीका क्या है, whenever the function will be called it will be returning this। एंड हमें क्या करा लेना है, उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेना है, ताकि जहां जहां भी हमें उसकी जरूरत होगी हम क्या कर सके, उसको यूज कर सके। ठीक है जी, डन है इतना। अब देखो नॉर्मली क्या बोला जाता है कि एक फंक्शन से हम एक सिंगल ही ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करा सकते हैं। वो सिंगल ऑब्जेक्ट जो हम रिटर्न करा रहे हैं ना, वो एक वेरिएबल भी हो सकता है किसी भी डेटा टाइप का, वो एक लिस्ट भी हो सकती है। लिस्ट उसके अंदर चाहे बहुत सारे एलिमेंट है, पर वो लिस्ट खुद तो एक इंडिविजुअल एलिमेंट ही है ना। ठीक है, एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है। तो एक फंक्शन के अंदर से एक सिंगल चीज ही रिटर्न कराई जा सकती है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कराया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन से मल्टीपल चीजें रिटर्न कराने का ट्राई करूं कि एक तो रिजल्ट करा लिया रिटर्न, एक करा लिया एक्स को रिटर्न, ऐसे नहीं लगाया जाता। एक मिनट, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, कॉमा कॉमा लगा के सारी वैल्यूज लिस्ट कर देनी है कि मुझे तो एक्स और वाई की भी नीड है। पर अभी तो मैंने बोला कि हम एक सिंगल चीज ही रिटर्न करा सकते हैं ना। पता क्या होता है, whenever हम मल्टीपल वैल्यूज ऐसे कॉमा सेपरेटेड कॉमा सेपरेट करके वैल्यूज को रिटर्न कराने का ट्राई करते हैं ना, तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही बन जाता है। अब आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉमा लगा के मल्टीपल वैल्यूज लिख देते हैं वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है जी जब हम ऐसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिख देते हैं। गलत। किसने जवाब दिया ये, क्या बन जाता है, किसी को भी नहीं पता है, टप्पल बन जाता है वो। याद है, याद है करी थी ये चीज कि अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x इज इक्वल टू 12 13 एंड 14 है, वो सेट होता है जो रिपीटेड वैल्यूज नहीं स्टोर कराता। जब हम ऐसे एक कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते। अगर पढ़ोगे 4 5 10 बार चीजें पढ़ी होंगी ना, फिर नहीं कंफ्यूजन होगी।
पढ़ो तो सही एटलीस्ट चीजों को, पढ़ते ही नहीं हो आप लोग। आप लोग कुछ नहीं बोलते, देखो कोई मुझसे कुछ नहीं पूछता है। इससे पहले मेरा बैच होता है 11 बजे पाइथन का, वो इतने सवाल पूछते हैं कि उनको बोलना पड़ता है 2 मिनट चुप कर जाओ, मुझे बताने दो, मैं आ रही हूँ उन भी चीजों पे जो आप सवाल पूछ रहे हो। वो लोग इतने क्वेश्चंस पूछते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना दिमाग लगाते हैं कि यार ऐसा हो रहा है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं। पर आप लोग, वो आपसे पूछ लो आता है नहीं आता, समझ आया नहीं आया, आपने जवाब नहीं देना। तो देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि ये जो रिटर्न कर रहा है ना, ये सारी चीजें रिटर्न कर, तो ऐसा नहीं है कि ये एज अ मल्टीपल आइटम्स रिटर्न हो रही हैं। इनका भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाता है, दैट इज टपल। तो देखो यहाँ पे सेम ही चीज है कि फंक्शन ने जो रिटर्न कराया उसको मैंने रिजल्ट में स्टोर करा लिया। अब रिजल्ट को प्रिंट करा के देखा तो क्या हो रहा है, देखो मल्टीपल चीजें आ रही है ना, और वो राउंड ब्रैकेट्स में आ रही है। तो ऐसी सी चीज क्या होती है हमारे पास, टपल होती है ना। उस चीज को कंफर्म करने के लिए हम टाइप भी चेक कर सकते हैं। ये देखो जी, सो क्या होता है, फ्रॉम अ फंक्शन ओनली अ सिंगल ऑब्जेक्ट कैन बी रिटर्न। वो सिंगल ऑब्जेक्ट एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, वो टपल सेट डिक्शनरी कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। तो जब हम ऐसे मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कराने का एक ही टाइम पे ट्राई करते हैं, पाइथन ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, टपल पैकिंग कर देता है। टपल पैकिंग याद है, टपल पैकिंग के बारे में बताया था, व्हेन मल्टीपल वैल्यूज आर ऑटोमेटिकली असाइंड टू अ टपल। तो वो एट द बैक एंड तो वो एक्चुअल में एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही बन गया ना। तो अब भी हमारे फंक्शन से एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हो रहा है। ठीक है जी। तो इस चीज का हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जब फंक्शन के अंदर यूज होने वाली मल्टीपल वैल्यूज को हमें क्या करना होगा, हमें रिटर्न कराना होगा, क्योंकि मुझे उन मल्टीपल वैल्यूज को ही आगे यूज करना है। ठीक है जी। अब देखो, अब तो बन गया ये टपल। अब मैं आपको बोलूं कि यार मुझे तो टपल नहीं चाहिए था, मुझे तो ये अलग अलग वो चाहिए थी, वैल्यूज चाहिए थी, फिर हमें क्या करना पड़ेगा। अभी तो उसने उसको एक टपल बना दिया ना, पर हमें इसको एज अ टपल थोड़ी ना आगे यूज करना है। मुझे तो मे बी एक्स वेरिएबल की अलग से जरूरत पड़ने वाली है, वाई वेरिएबल की अलग से जरूरत पड़ने वाली है, रिजल्ट वेरिएबल की अलग से जरूरत पड़ने वाली है। तो ये तो इकट्ठा करके उसको एक टपल बना के सेंड कर रहा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप इनके वेरिएबल्स बना सकते हैं, सीधे इंटीजर बना दो, स्ट्रिंग बना दो, क्या करना पड़ेगा हमें। टपल अनपैकिंग करनी पड़ेगी। क्या होती है टपल अनपैकिंग, और ये चीज जब जिस दिन मैंने टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग बताई थी ना, उस दिन बताया था कि ये कॉन्सेप्ट हमारे पास फंक्शंस में यूज होने वाला है, कि क्यों टपल पैकिंग और टपल अनपैकिंग के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है जी। तो आप व्हेन वी आर ट्राइंग टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन, it the multiple values are automatically getting assigned to a tuple, वो टपल पैकिंग है। और जो एक फंक्शन ने टपल को रिटर्न करा है, अगर मुझे वो सारी की सारी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में चाहिए थी, तो मुझे करनी पड़ेगी टपल अनपैकिंग। और टपल अनपैकिंग कैसे करते हैं, हाय रब्बा, ऐसा करते हैं रोज पहले आके ना 1 घंटा पुराना रिवाइज करे करेंगे और आधा घंटा अगला नया टॉपिक करेंगे। ऐसे करते हैं जी टपल अनपैकिंग, अगर किसी को याद हो। याद है, रिजल्ट नाम का टपल है, रिजल्ट ही है टपल एक, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल करके उसको रिजल्ट में स्टोर करा लिया था। फंक्शन वाज रिटर्निंग अ टपल एंड वो टपल रिजल्ट में स्टोर हो गया, वो हमने यहाँ पे प्रिंट भी करा के देखा। राइट। अब मुझे क्या करना है, इस रिजल्ट टपल के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं, पहली वैल्यू क्या है, रिजल्ट की है, दूसरी एक्स एंड वाई की है।
तो मैंने यहाँ पे उसकी अनपैकिंग कर ली। इसका मतलब क्या होगा, वट एवर वैल्यूज आर प्रेजेंट इन रिजल्ट, पहली वैल्यू आउटपुट नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाए, दूसरी वैल्यू ए वेरिएबल को असाइन हो जाए, तीसरी वैल्यू बी वेरिएबल को असाइन हो जाए। और एक एक्सटेंडेड अनपैकिंग भी कराई थी, वो याद है? शुक्र है किसी को कुछ तो याद है। तो देखो, जो टपल से वैल्यूज रिटर्न करी गई हैं उनको हम अलग अलग वेरिएबल्स में भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग टपल अनपैकिंग। समझ आया जी? करो नोट इस चीज को, अपनी लैंग्वेज में ये सारी कहानी लिखो कि एक फंक्शन से जब हम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कराने का ट्राई करते हैं वो टपल की फॉर्म में वो करता है, रिटर्न करता है। और अगर हमें उन वैल्यूज को आगे आगे अलग अलग करके यूज करना है तो हम ये टपल अनपैकिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, लिखो ये सारी चीजें। लिख लिया जी? करें अगली चीज। डन है इतना? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो हमने करा है। क्या करा है कि जो भी वैल्यू, ऐसे बोल देती हूँ यार, वट एवर वैल्यू इज प्रेजेंट इन साइड अ फंक्शन वी कैन नॉट एक्सेस दोज वैल्यूज और दोज वेरिएबल्स आउटसाइड द फंक्शन। क्यों? क्योंकि जो एक फंक्शन होता है उस फंक्शन के अंदर के जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल का जो लाइफ टाइम रहता है दैट इज जस्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन। जितना टाइम हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होता रहेगा उतना टाइम वेरिएबल का लाइफ टाइम रहेगा, उसके बाद वो वेरिएबल हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, राइट? तो अब हमें क्या करना है, अगर मेरे पास क्या है कि उस वेरिएबल को, उस वैल्यू को हमें आगे भी यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। और रिटर्न का हमने कौन से केसेस देखे? एक तो सिंगल वैल्यू को रिटर्न कराना। सिंगल वैल्यू कैसे रिटर्न कराई जाती है? रिटर्न कीवर्ड लिखा और वो वेरिएबल हमने लिख दिया जिसकी वैल्यू हम रिटर्न कराना चाहते हैं, राइट? और जब हम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कराते हैं तो कभी भी वो वैल्यूज मल्टी अलग अलग तरीके से रिटर्न नहीं होती कि अलग तीन वैल्यूज रिटर्न कर देगी, उनका एक टपल बना के वो रिटर्न करा जाता है। ठीक है जी? और जब हम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं, अगर मुझे उन वैल्यूज को आगे कोड के अंदर अलग अलग वो करके स्टोर करा के यूज करना है तो हमें क्या चीज करनी पड़ती है? टपल अनपैकिंग करनी है। क्लियर है जी इतनी चीजें? समझ में आ गई? ठीक है जी, अगली चीज देखो, कल हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स वो भी देखेंगे, कोड का फंक्शंस भी लिखेंगे ना कि कैसे कैसे ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है? उसके बाद देखो, अब हम एक फंक्शन से लिस्ट भी रिटर्न करा सकते हैं। तो मैं ना फंक्शन के अंदर और कोई कोड नहीं लिख रही, सीधा सीधा लिस्ट रिटर्न करा रही। ये देखो जी, एक फंक्शन ने लिस्ट रिटर्न कर दी। टाइप चेक करनी है, टाइप भी चेक कर सकते हो।
ठीक है, तो जब लिस्ट रिटर्न करी जाती है उसको बाय डिफॉल्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। नेक्स्ट इज फंक्शन एक डिक्शनरी भी रिटर्न कर सकता है। कर लिया जीतना? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब ये डिक्शनरी और एक लिस्ट हमने क्यों रिटर्न करा के देखी है, क्योंकि सपोज फंक्शन के अंदर एक ऐसा टास्क है जो कि डिक्शनरी की फॉर्मेट में कुछ चीजें हैं या फिर लिस्ट की फॉर्मेट में कुछ चीजें, तो हम उनको भी वहां से रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है जी, अभी तो हम सिर्फ रिटर्न ही करा के देख रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्कोप्स पे, स्कोप्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे स्कोप का कॉन्सेप्ट शुरू करा था ना, कि ऐसा वेरिएबल का ये स्कोप होता है। अब ये स्कोप बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इतना क्लियर है ना सबको? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो, हमारे पास ना 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्कोप्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला स्कोप आता है लोकल स्कोप, फिर आता है ग्लोबल स्कोप। अभी से पहले तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एक फंक्शन के अंदर का वेरिएबल फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एक फंक्शन कौन से वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है जी, देखो सबसे पहले स्कोप क्या होता है? एक ब्लॉक के अंदर का जो स्पेसिफिक पार्ट है उसको स्कोप बोला जाता है। ठीक है जी, एक ब्लॉक है, ब्लॉक क्या, ब्लॉक का समझ आता है ना, इंडेंटेशन, सेम इंडेंटेशन वाला। एक ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर ही हम एक्सेस कर सकते हैं। इसको बोला जाता है लोकल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है जी, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे कोई भी स्कोप बनाया, फंक्शन की ही बात करते हैं। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया ग्रीट नाम का। ये फंक्शन के अंदर एक नेम नाम का वेरिएबल है।
देखो जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो नेम नाम का वेरिएबल है, इट कैन बी एक्सेस्ड ओनली इनसाइड द ब्लॉक इन विच इट हैज बीन क्रिएटेड। तो ये क्या है, ये एक लोकल स्कोप्ड वेरिएबल है। क्यों लोकल स्कोप वेरिएबल? अब देखो, लोकल का मतलब समझते हो, लोकल मार्केट, लोकल पीपल, समझते हो लोकल का मतलब क्या होता है जी? लोकल का मतलब, हाँ बिल्कुल उधर के ही है ना। तो देखो, ऐसे ही लोकल वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरिएबल उस ब्लॉक के अंदर बनाए गए हैं वो उस ब्लॉक के लोकल वेरिएबल्स है। ठीक है जी। एंड हमारे ये जो वेरिएबल्स हैं ये सारे के सारे लोकल स्कोप्ड वेरिएबल होते हैं। जो वेरिएबल को एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर बनाया गया है वो है लोकल स्कोप वेरिएबल। अब नेम को इस ग्रीट फंक्शन के ब्लॉक में बनाया गया है, राइट? तो ये फंक्शन कौन सा है, ये एक लोकल स्कोप, सॉरी, ये वेरिएबल कौन सा है, एक लोकल स्कोप्ड वेरिएबल है। और लोकल स्कोप्ड वेरिएबल को उसके स्कोप के बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं करा जा सकता। अब ये स्कोप जरूरी नहीं है कि ये फंक्शन का ही हो, ये इफ कंडीशन का भी हो सकता है। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर लूप का, for in range 5 print type। नहीं, कैसे एग्जाम्पल है? मैसेज इज इक्वल टू, नहीं यार, ब्लॉक इसी में फंक्शन में ही रहते हैं, इधर ही एग्जाम्पल देखती हूँ। ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया एक लोकल स्कोप वेरिएबल। ठीक है। तो इसमें इसके अंदर आप अपने उसमें टर्म्स में लिख भी सकते हो, here no name is a local scoped variable, it has been created inside a specific function block and can be accessed only here। ओके जी, इतना ठीक है। तो ये एक लोकल स्कोप वेरिएबल होता है। देन हमारे पास जो दूसरा टाइप ऑफ वेरिएबल आता है दैट इज ग्लोबल स्कोप।
अब ये देखो, अब नेम को मैंने किसी भी फंक्शन ब्लॉक के अंदर नहीं डिफाइन करा है ना, नेम किसी भी फंक्शन ब्लॉक के बाहर डिफाइन है, नेम को यहीं पर डिफाइन कर दिया। अब इस नेम को हम फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर पा रहे हैं और इस नेम को फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर पा रहे हैं, कोई भी दूसरा फंक्शन होगा उसके अंदर भी एक्सेस करा जाएगा। तो ऐसे से वेरिएबल्स जिनको किसी भी फंक्शन ब्लॉक के अंदर नहीं रखा गया है, ऐसे से वेरिएबल्स को बोला जाता है ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल्स, एंड ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन अवर कोड। ठीक है जी। समझ आ रहा है ना, इजी चीज है। किसी भी फंक्शन से बाहर बना दिया, ये फंक्शन से बाहर ही है ना, तो ये ग्लोबल स्कोप्ड है, इसको किसी फंक्शन के अंदर नहीं रखा गया। जो फंक्शन के अंदर होगा वो लोकल स्कोप होगा, उसको फंक्शन के अंदर ही एक्सेस करा जाता है। और जो ग्लोबल स्कोप होता है उसको फंक्शन के बाहर बनाया जाता है, उसको फंक्शन के कहीं भी बाहर या किसी भी फंक्शन के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे से वेरिएबल को बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है जी, हो गया इतना। नेक्स्ट हमारे पास अगला आता है एनक्लोजिंग स्कोप। एनक्लोजिंग स्कोप समझने से पहले हम समझते हैं नेस्टेड फंक्शंस। नेस्टेड फंक्शंस क्या होंगे? फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बना देना, वो नेस्टेड फंक्शंस होते हैं। एंड जो एनक्लोजिंग स्कोप होता है वो नेस्टेड फंक्शंस के केस में काम करता है। तो हम ऐसा करते हैं, फंक्शन बनाते हैं नेस्टेड फंक्शन। देखो, मैंने एक आउटर नाम से फंक्शन बनाया, ठीक है जी। ये आउटर फंक्शन सिंपली क्या करा रहा है, प्रिंट करा रहा है ठीक है जी। अब इसी फंक्शन के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक नया फंक्शन बना दिया। बन गया जी। अब देखो, अब मैं अगर आउटर फंक्शन को कॉल करूं, हेलो फ्रॉम आउटर फंक्शन प्रिंट हो रहा है, पर हेलो फ्रॉम इनर फंक्शन नहीं प्रिंट हो रहा। क्यों नहीं प्रिंट हो रहा? क्योंकि उसको कॉल नहीं कर। अब ये जो इनर फंक्शन है ना, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे तो एक्सेस कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं जी एक्सेस इसको डायरेक्टली बाहर? क्योंकि वो एक फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है, उसका लोकल स्कोप है, वो उसी के अंदर एक्सेस करा जा सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कर देती हूँ, इस इनर फंक्शन को इस आउटर फंक्शन के स्कोप में ही आके क्या कर देती हूँ, कॉल कर देती हूँ। ये समझते हो ना उसका ब्लॉक कैसे, सेम इंडेंटेशन वाला। इनर को कॉल कर दिया, अब बाहर आके मैं क्या कर रही हूँ, आउटर को कॉल कर रही हूँ। अब ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक फंक्शन जो कि दूसरे फंक्शन को अपने अंदर नेस्ट कर रहा है, ऐसे से फंक्शन को बोला जाता है एनक्लोजिंग फंक्शन।
ये वाला जो हमारा आउटर फंक्शन है ना, इसके अंदर एक दूसरा फंक्शन एनक्लोज्ड है, तो ये आउटर फंक्शन क्या हो गया, एक एनक्लोजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है जी। ऐसी सी भी हमें जरूरत पड़ती है कि हमें फंक्शंस के अंदर फंक्शंस बनाने पड़ते हैं, और जो बाहर वाला फंक्शन है वो है एनक्लोजिंग फंक्शन। ठीक है जी। अब इस आउटर फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है, वेरिएबल है x, उसको वैल्यू दी 100। ठीक है। अब यहाँ पे आके इनर फंक्शन के अंदर मैं इस x की वैल्यू को एक्सेस करने का ट्राई कर रही हूँ, तो वो बिल्कुल कर पा रहा है। इनर फंक्शन जो है हमारा, ये इनर फंक्शन के अंदर कोई भी x नहीं है। स्टिल इसके लिए पॉसिबल है एक x की वैल्यू को उठाना। क्यों? क्योंकि जिस फंक्शन के अंदर वो एनक्लोज्ड है, उस फंक्शन के अंदर x प्रेजेंट है। ठीक है। इस फंक्शन के लिए ये वाला जो स्कोप है, ये क्या हो गया, एनक्लोजिंग स्कोप। क्या स्कोप हो गया जी? एनक्लोजिंग स्कोप हो गया। तो एक इनर फंक्शन क्या कर सकता है, उसके बाहर जो फंक्शन लगाया गया है, जिसके अंदर उसको नेस्ट करा गया है, उसके सारे वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, और वो क्या होता है, उस फंक्शन का एनक्लोजिंग स्कोप होता है। समझ आया जी? एक बार फिर से बताना मैम। जो हमारे पास ये जो इनर फंक्शन है, क्योंकि इट इज एबल टू एक्सेस द वैल्यूज और एक्सेस द वेरिएबल फ्रॉम द फंक्शन इन विच इट इज एनक्लोज्ड, तो ये वाला इसका क्या हो गया, ये इसका एनक्लोजिंग स्कोप हो गया, बिकॉज इट इज एबल टू एक्सेस द वैल्यूज फ्रॉम द फंक्शन इन विच इट हैज बीन एनक्लोज्ड। तो वो फंक्शन का स्कोप जिसके अंदर वो एनक्लोज्ड है, उस नेस्टेड फंक्शन के लिए वो एनक्लोजिंग स्कोप हो गया। समझ आया जी? ठीक है। ओके थोड़ा मैम। सा इसके बारे में और पढ़ते हैं, फिर ये ज्यादा समझ में आएगा। है तो देखो बहुत सिंपल चीजें, कुछ भी मुश्किल तो अभी मैं करा ही नहीं रही, बड़ी सिंपल चीजें, पर इनके बारे में ना आपको खुद से जरूर पढ़ना पड़ेगा। मैं भी नोट्स भेजूंगी, वहां से भी पढ़ना है, पर खुद से भी सर्च करना है। ठीक है जी। और लास्ट हमारे पास आता है बिल्ट इन स्कोप। देखो बिल्ट इन स्कोप क्या है, सबसे टॉप लेवल स्कोप है। टॉप लेवल स्कोप क्या, जो पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज भी है। ठीक है जी। वो बिल्ट इन स्कोप होता है। अब जब हमारे फंक्शंस जो है वो वेरिएबल्स के लिए सर्च करते हैं ना, वो वेरिएबल्स के अंदर सर्च करने का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, और वो सीक्वेंस है LEGB। मतलब कि सबसे पहले लोकल स्कोप, देन एनक्लोजिंग स्कोप, फिर ग्लोबल, फिर बिल्ट इन। वैसे तो बिल्ट इन स्कोप में वेरिएबल्स तो कोई होते ही नहीं है, फंक्शन जरूर होते हैं, जैसे लेंथ है ना, प्रिंट है, इंट है, इनपुट है, वो सारी चीजें। मतलब कि जब एक फंक्शन एक वेरिएबल के लिए सर्च करेगा, वो इस सीक्वेंस में सर्च करेगा। सबसे पहले वो लोकल स्कोप में वेरिएबल को ढूंढेगा, अगर उसको मिल गया, वो उस लोकल स्कोप वाले वेरिएबल के साथ ही आगे काम करेगा। अगर उसको लोकल स्कोप में नहीं मिला, फिर वो किस में ढूंढेगा, एनक्लोजिंग स्कोप में। अगर एनक्लोजिंग में भी ना मिला, फिर ग्लोबल स्कोप में। अगर ग्लोबल में भी ना मिला, तो बिल्ट इन स्कोप में। और अगर बिल्ट इन में भी ना मिला, फिर वो एरर थ्रो कर देता है कि ये वेरिएबल तो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा जो आप ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं। समझ आया जी? लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, एंड क्लोजिंग स्कोप, एंड बिल्ट इन स्कोप। क्लियर है जी? करके देखते हैं कि मैंने कैसे बोल दिया कि ये इस सीक्वेंस में चीजों को ढूंढता है। ठीक है। तो पहले ये करने के लिए, समझने के लिए, जो कोड लिख रही हूँ एज इट इज उस कोड को नोट कर लो, फिर समझते हैं।
कर लो नोट खत्म। कर लिया जी इतना नोट। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ना सेम ही वेरिएबल है काउंट। वो काउंट जो है वो ग्लोबल स्कोप वाला भी प्रेजेंट है, ग्लोबल वेरिएबल भी प्रेजेंट है, वो एनक्लोजिंग वेरिएबल भी प्रेजेंट है एंड वो लोकल वेरिएबल भी प्रेजेंट है। किसके लिए? इनर फंक्शन के लिए। ऐसा ही है ना? फंक्शन कैसे बनाया ये तो समझ आ गया ना सबको? देखो जी, ये रहा हमारा। अब इसने क्या प्रिंट करा के दिखाया? इसने प्रिंट करा के दिखाया 10। क्यों? क्योंकि जो हमारा फंक्शन होता है इट सर्च फॉर द लोकल वेरिएबल फर्स्ट। तो उसने इस इनर फंक्शन ने सर्च करा कि क्या लोकली मेरे पास ये काउंट नाम का वेरिएबल प्रेजेंट है, तो इसको मिला काउंट नाम का वेरिएबल। तो इसने क्या प्रिंट करा दिया? फाइनली आउटपुट में 10 प्रिंट करा दिया। यही मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि वेरिएबल सर्चिंग का हमारे पास क्या स्टेप्स रहते हैं? वेरिएबल सर्चिंग के सबसे पहले लोकल वेरिएबल सर्च करेगा। तो देखो मैंने इनर फंक्शन ही प्रिंट कराना था ना काउंट की वैल्यू। तो इनर फंक्शन काउंट को ढूंढने सबसे पहले लोकल स्कोप में जाएगा कि क्या इन लोकल स्कोप काउंट वेरिएबल इज प्रेजेंट और नॉट। तो उसको लोकली वो वेरिएबल मिल गया, वो आगे की कोई भी सर्च नहीं करेगा, वो लोकल वाले वेरिएबल को ही यूज कर लेगा। क्लियर है जी? अब अगर उसके पास ये लोकल वैल्यू नहीं प्रेजेंट होगी, ये वाली वैल्यू अगर उसके पास नहीं प्रेजेंट है, तो फिर उसने कौन सा उठाया? एनक्लोजिंग वाला उठाया। तो वेरिएबल के सर्चिंग फंक्शन के अंदर वेरिएबल की सर्चिंग सबसे पहले लोकल, लोकल नहीं मिला फिर वो एनक्लोजिंग ढूंढेगा कि क्या एनक्लोजिंग स्कोप में इस नाम का वेरिएबल है। अब उसको एनक्लोजिंग स्कोप में वेरिएबल मिल गया, उसने आगे सर्च नहीं करा, उस एनक्लोजिंग स्कोप वाली वैल्यू को ही क्या कर लिया? यूज कर लिया। अब अगर एनक्लोजिंग भी नहीं प्रेजेंट होगा फिर वो ग्लोबल पे जाएगा। ठीक है कि मुझे इस यहाँ पे काउंट प्रिंट कराना है बट इन लोकल स्कोप आई डू नॉट हैव एनी वेरिएबल नेम्ड काउंट, so I must try to look and find the count variable in the enclosing scope, but enclosing scope में गया, अब उसको enclosing scope में नहीं मिला, तो देन वो मूव ऑन करता है ग्लोबल स्कोप की तरफ कि एक बार ग्लोबल स्कोप में देखा जाए कि ये काउंट नाम का वेरिएबल है या नहीं है। अब उसको ग्लोबल स्कोप में मिल गया, उसने वो ग्लोबल वाला प्रिंट करा दिया, और ग्लोबल भी नहीं होगा तो वो फिर क्या करेगा? फिर वो बिल्ट इन देखेगा। अब ये बिल्ट इन के केस में 1000 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा सेम ही कर्नल आउटपुट दे रहा है, तो एक बार काउंट नाम का वेरिएबल बन के उधर स्टोर हो चुका है।
दैट इज वाई 1000 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ए नाम का वेरिएबल लिख दूं, ए है ऑलरेडी हमारे कोड में, बिल्कुल है जी, तो कुछ और लिख लेते हैं, नंबर नहीं होगा ना। ये देखो जी, अब नंबर के केस में लोकली ढूंढा नहीं मिला, ग्लोबली ढूंढा नहीं, इनक्लोजिंग में ढूंढा नहीं मिला, ग्लोबली ढूंढा नहीं मिला। बिल्ट इन के केस में आपको बताया कि ऐसे बिल्ट इन नंबर नाम का कोई वेरिएबल होता है, नहीं होता है, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, एरर रिटर्न कर दिया। समझ आया जी वेरिएबल सर्चिंग कैसे होती है फंक्शन के अंदर। फिर बिल्डिंग, ठीक है जी। अगर उसको लोकल वाला मिल गया वो लोकल यूज करेगा, उसको अगर एनक्लोजिंग मिल गया वो एनक्लोजिंग को यूज करेगा, अदरवाइज ग्लोबल को। अगर कहीं भी नहीं मिलेगा तो वो क्या कर देगा, एरर थ्रो कर देगा। ठीक है जी, रिटर्न क्या करता है और ये क्या प्रोसेस होता है, क्लियर हो गया ना। धन्य जी, अब बोलो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज ना समझ आई, उस पे चलते हैं। बिल्ट इन स्कोप का पॉइंट है, जैसे वो वेरिएबल्स के केस में नहीं काम करता, वो काम करता है फंक्शंस वगैरह के केस में। जैसे फंक्शंस तो बहुत, हाँ जी, इसमें हम अगर मिनिमम या मैक्सिमम फंक्शन डाल देते, लिख देते प्रिंट मिनिमम मैक्सिमम, तो काम कर सकता है। सिमरन आप ना जो भी बोल रहे हो, आप समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, तो आप ना यहाँ पे इधर चैट मैसेज टाइप करके लिख दो, मैं बता देती हूँ। चलिए जी, ये बिल्ट इन वाला भी कॉन्सेप्ट एक बार समझते हैं। अब सपोज मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे ना एक आउटर फंक्शन बनाया। सिमरन आप अपना मैसेज भेज देना, मैं कर दूंगी रिप्लाई। इसके अंदर इनर फंक्शन भी बना लिया। अब ये इनर फंक्शन क्या कर रहा है, ये रिटर्न करा रहा है, या फिर ऐसा करते हैं, इधर आउटर फंक्शन के अंदर ना दो फंक्शंस डिफाइन कर देते हैं। एक फंक्शन में डिफाइन कर रही हूँ लेंथ, लेंथ या फिर कौन सा डिफाइन करूं यार, इनपुट डिफाइन कर देते हैं, इनपुट नाम का फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये प्रिंट करा रहा है हेलो, या फिर हेलो की जगह कुछ, प्लीज प्रोवाइड इनपुट। इतना नोट करो, समझाती हूँ इसको अच्छे से, वही चीज समझा रही। जल्दी जल्दी नोट करो, और भी चीजें हमें पढ़नी है। नाम ही बिल्ट इन फंक्शन के एग्जांपल है। नहीं, हाँ बिल्ट इन स्कोप का एग्जांपल है, बिल्ट इन फंक्शन का एग्जांपल नहीं है। जैसे हमने ग्लोबल की, लोकल स्कोप की और इनक्लोजिंग स्कोप की एग्जांपल तो देख ली, बिल्ट इन स्कोप की नहीं देखी अभी, है ना। कर लिया जी नोट। अब समझे इसको कि यहाँ पे इसने क्या प्रिंट कराया, प्लीज प्रोवाइड इनपुट प्रिंट कराया, वो क्यों कराया है। ये देखो जी, अब ना हमने करा क्या है,
हमने एक आउटर फंक्शन बनाया है, इस आउटर फंक्शन के अंदर दो अलग अलग फंक्शन बनाए गए। एक फंक्शन बनाया गया इनपुट और दूसरा फंक्शन बनाया गया इनर। ऐसा ही करा है ना हमने। आउटर फंक्शन के अंदर आउटर के स्कोप में दो फंक्शन बनाए, एक इनपुट एक इनर। अब वैसे तो इनपुट फंक्शन हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है ना इनपुट एक बिल्ट इन फंक्शन। पर इस बार हमने खुद से एक इनपुट फंक्शन बना दिया, इवन दो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होती है कि हम बिल्ट इन फंक्शंस को ओवरराइड करने का ट्राई करें। ऐसा नहीं करना होता है, बस बिल्ट इन स्कोप समझाने के लिए ये कर रही है। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन बनाया, ये इनपुट फंक्शन कुछ भी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इतना लिख रहा है प्लीज प्रोवाइड इनपुट। और जो मैंने ये इनर फंक्शन बनाया है इसके अंदर ये इनपुट को कॉल कर दिया है। इसका मतलब जब भी इनर को कॉल जाएगी वो इनर इस इनपुट को कॉल करेगा। एंड फाइनली मैंने आके इस फंक्शन के स्कोप में इनर को कॉल लगा दी कि इनर अपना काम एग्जीक्यूट करे। अब जब मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया, इनर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इनर फंक्शन देखेगा कि अच्छा मुझे इनपुट का एग्जीक्यूट कराना है, तो इसके लोकल स्कोप में तो इनपुट नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो ये जाएगा एनक्लोजिंग स्कोप में। एनक्लोजिंग स्कोप में जाके देखेगा कि मेरे पास इनपुट नाम का फंक्शन है। इस फंक्शन का एनक्लोजिंग स्कोप क्या है? आउटर फंक्शन का स्कोप। ऐसा ही है ना, क्योंकि ये इनर फंक्शन है, इस फंक्शन का एनक्लोजिंग स्कोप कौन सा होगा? आउटर का स्कोप। तो आउटर के स्कोप में ये इनपुट डिफाइंड है, तो ये इनपुट को एक्सेस कर लेगा, उसको प्रिंट करा देगा। मतलब कि इस इनर फंक्शन ने पहले लोकली देखा कि मेरे पास लोकली इनपुट नाम की कोई चीज है, उसको नहीं मिली लोकल स्कोप में। फिर वो गया एनक्लोजिंग स्कोप में कि क्या एनक्लोजिंग स्कोप में कोई इनपुट नाम की चीज है, उसको मिल गई, उसने एग्जीक्यूट करा दी। अब यहाँ पे अगर ये ना होता, यहाँ पे अगर ये चीज ना होती, फिर क्या होता? फिर एक्चुअल वाला इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो इनर फंक्शन है ये चेक करेगा कि क्या मेरे लोकल स्कोप में इनपुट प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। क्या मेरे, अब यहाँ से ये तो हमने डिलीट कर दिया ना, तो क्या एनक्लोजिंग स्कोप में कोई इनपुट प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। क्या ग्लोबल स्कोप में कोई इनपुट प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। तो क्या बिल्ट इन स्कोप में प्रेजेंट है? तो बिल्ट इन स्कोप क्या है? पाइथन की लाइब्रेरीज। उधर तो प्रेजेंट है ना इनपुट, उसने क्या कर दिया, इनपुट को एग्जीक्यूट करा दिया, कॉल करा दिया। समझ आया जी? तो नॉर्मली जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उन नामों से हम फंक्शन बना सकते हैं, पर वो एक अच्छी चीज नहीं होती है। ठीक है जी, क्लियर है इतना? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बिल्ट इन स्कोप तो हर जगह यूज हो रहा है ना, जहाँ पे हम कोई भी स्कोप नहीं बना रहे हैं, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, उधर देखा जा रहा है कि ग्लोबली या लोकली क्या इस नाम का कोई फंक्शन है, नहीं है। अगर होगा वो एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली बिल्ट इन स्कोप वाला ही फंक्शन उठा के उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा ना। ठीक है जी, डन है इतना? अगली चीज करें। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हमारे पास एक चीज आती है, दो कीवर्ड्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। पहला कीवर्ड है ग्लोबल, दूसरा कीवर्ड है नॉन लोकल। अब पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि ये ग्लोबल नॉन लोकल करेंगे क्या। दो ही कीवर्ड्स है, बस इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, है ना, कि एकदम दिमाग पे सारी चीजें फेंक दी कि खुद ही इकट्ठी कर लो, मेरा कोई वो नहीं है। देखो जी, मैंने ना एक काउंट नाम का ग्लोबल वेरिएबल बना लिया। अब इसको ग्लोबल पता क्यों बनाया मैंने? क्योंकि इसको ना मुझे आगे बहुत सारे फंक्शंस में यूज करना है। ये जो मैंने कीवर्ड बनाया, ये जो मैंने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, इसको मैंने ग्लोबल इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे इसको आगे बहुत सारे फंक्शंस में यूज करना है। अगर एक सिंगल में करना होता तो मैं लोकल बना लेती, पर क्योंकि मुझे इसको आगे फंक्शंस में यूज करना है तो मैंने ग्लोबल बना दिया। ठीक है, अब मेरा एक फंक्शन 1 है, इस फंक्शन 1 का पता क्या काम है? इस काउंट में 10 इंक्रीज कर देंगे, इस काउंट वेरिएबल में 10 इंक्रीज कर देने हैं। तो मैंने सिंपली लिख दिया काउंट इज इक्वल टू 20, हो गए काउंट में 10 इंक्रीमेंट। ठीक है,
प्रिंट कराएंगे 20, फंक्शन को कॉल करते हैं, 20 प्रिंट भी हो गए। सही चल रहा है ना काम हमारा। हमने एक फंक्शन बनाया, उसमें काउंट को 20 बना दिया, 20 को नहीं प्रिंट कराना यार, काउंट को प्रिंट कराना है, और उसी काउंट को प्रिंट कराया। जब फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन को कॉल करके क्या होगा, एक काउंट नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 20 है, उसको प्रिंट करा दिया जाएगा। पर अब हम चलते हैं अपने ग्लोबल वाले वेरिएबल पे। ग्लोबल स्कोप में आके ग्लोबल वेरिएबल को मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ। वो तो अभी भी 10 ही है। जो हमारा ग्लोबल वाला वेरिएबल था उसकी वैल्यू तो अभी भी 10 ही है, उसकी वैल्यू तो अपडेट हुई नहीं है, नहीं हुई ना अपडेट। प्रॉब्लम समझ आई क्या है प्रॉब्लम? कि हमारा हमारा इंटेंशन ये था कि हमने ये जो ग्लोबल वेरिएबल बनाया है ना, इस फंक्शन का काम इसी ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू को चेंज करना है, इसकी वैल्यू को बाय 10 इंक्रीमेंट करना है। तो हमने अपनी तरफ से इसकी वैल्यू को 10 इंक्रीज कर दिया, तो प्रिंट भी करा के देखा तो प्रॉपरली प्रिंट हो रहा था। जब हमने उस चीज को फंक्शन से बाहर आके ग्लोबल स्कोप में चेक करने का ट्राई करा, वो वापस से 10 बन गया। ये पता क्यों होता है? क्योंकि ये कंसीडर कर लिया जाता है कि ये जो काउंट है ना, ये काउंट एक नया वेरिएबल बनाया है जो कि इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, और इसका इस काउंट से कोई भी लेना देना नहीं है। वो काउंट एक ग्लोबल वेरिएबल है, ये काउंट इस फंक्शन का एक लोकल वेरिएबल है, और दोनों बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। नॉर्मली ऐसा होता है। कोई मैं दूसरा फंक्शन बनाऊंगी, यहाँ पे मैं कोई दूसरा फंक्शन बना रही हूँ, इसके अंदर काउंट की वैल्यू लिख रही हूँ 100। तो ये वाला 100 अलग काउंट करा जाएगा, ये काउंट इस वेरिएबल का अलग फंक्शन हो गया, ये काउंट इस फंक्शन का अलग वेरिएबल हो गया, ये एक ग्लोबल वेरिएबल हो गया। सारी अलग अलग चीजें कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। पर देखो, नॉर्मली तो जब फंक्शंस हम यूज करते हैं तो इधर ये चीज सही मानी जाती है कि ठीक है, किसी भी एक फंक्शन का वेरिएबल दूसरे फंक्शन से वो नहीं कर रहा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा, अलग अलग कर रहे हैं। पर अगर हमारी रिक्वायरमेंट ही ये हो कि जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल था ना, उसी पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, फिर ये तो कभी करेगा ही नहीं, ये तो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखो, ऐसी सी चीज के लिए हमें चाहिए होता है ग्लोबल कीवर्ड। अगर मुझे इस काउंट को एक्चुअल में ये इसी काउंट को इंक्रीज करना है ना, तो मुझे यहाँ पे आके लिखना पड़ेगा ग्लोबल काउंट। इसका मतलब क्या है कि एक ग्लोबल वेरिएबल है काउंट नाम का, इस फंक्शन में एक्चुअली उस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करा जा रहा है, ना कि इस फंक्शन का अपना खुद से काउंट वेरिएबल बनाया जा रहा है। अब देखो, अब हो रहा है ना इंक्रीमेंट। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने लिखा ग्लोबल काउंट। उस ग्लोबल काउंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो काउंट नाम का वेरिएबल आ रहा है ना, ये काउंट वेरिएबल एक्चुअली एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसको यहाँ पे उठा के हम लगा रहे हैं, ठीक है जी। उसमें एक्चुअल में अपडेट करा जा रहा है, ना कि इस फंक्शन का खुद से एक लोकल वेरिएबल बना देना है अलग से इस वैल्यू पर। नहीं समझ आया? देखो, पहले करने से पहले ये क्या कंसीडर, ये कंसीडर कर रहा था कि एक ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल स्कोप से कोई भी लेना देना नहीं है, वो इस करंट फंक्शन 1 का एक लोकल वेरिएबल है जो कि अपनी इंडिपेंडेंटली वैल्यू को क्या करा रहा है, स्टोर करा रहा है। पर यहाँ पे आके मैंने लिख दिया ग्लोबल काउंट। अब इस ग्लोबल काउंट का मतलब क्या है कि ये जो काउंट है ना, ये काउंट एक्चुअल में ग्लोबल वाला काउंट ही है। यहाँ पे कुछ भी XYZ ABC नाम हो सकता है,
इससे क्या पता चलता है कि इस फंक्शन के अंदर हम ये जो ग्लोबल वाला काउंट वेरिएबल है उसी को एक्सेस कर रहे हैं, उसी की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। इस वजह से अगर उसको इस फंक्शन ब्लॉक से बाहर आके भी एक्सेस कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमें अपडेटेड मिल रही है, क्योंकि इस बार फंक्शन अपना अलग से लोकल काउंट बनाने की बजाय ग्लोबल वाले काउंट को एक्सेस करके उसके अंदर चेंजेस कर रहा है। समझ आया जी? इस चीज के लिए ग्लोबल कीवर्ड यूज होता है कि मुझे अगर क्या करना है, एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना है, बट आई वांट कि वो एक्चुअल में उस ग्लोबल वेरिएबल को उठा के उसकी वैल्यू को चेंज करे, तो हमें पहले आके यहाँ पे ऊपर लिखना भी पड़ेगा कि दिस काउंट इज एक्चुअली अ ग्लोबल वेरिएबल। इसको ग्लोबल वाला जो काउंट है उसको पिक करके हम चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरे के पूरे कोड में ग्लोबली चेंज हो जाएगा। ठीक है जी? अब उसकी कोई लोकल कॉपी नहीं बन रही है, लोकल अलग से वो नहीं बनाया जा रहा, वो एक्चुअल वाले ग्लोबल वेरिएबल को ही हम एक्सेस करके उसमें चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है जी? इसको अपनी लैंग्वेज में नोट कर लो यार, नोट्स तो मैं भेज ही दूंगी। ओके, नेक्स्ट नॉन लोकल की बात करते हैं। नॉन लोकल वेरिएबल क्या करेगा? देखो, नॉन लोकल वेरिएबल जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कब काम आता है, जब हमारे नेस्टेड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सेम ही एग्जांपल, पहले एग्जांपल नोट करो फिर समझते हैं। हो गया जी? अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आउटर फंक्शन में एक एक्स वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है। इनर फंक्शन में हमने उस एक्स को 100 बनाने का ट्राई करा, एक्स को प्रिंट कराया, तो अब ये भी क्या करेगा, ये इनर फंक्शन एक्स अपना खुद का एक लोकल वेरिएबल बना देगा।
ये इस आउटर फंक्शन वाले के एक्स को चेंज नहीं करेगा। देखो इनर फंक्शन वाला एक्स तो 100 बन रहा है, पर आउटर फंक्शन वाला एक्स अभी भी क्या रह रहा है, 10 ही रह रहा है। तो इस केस में हम ग्लोबल थोड़ी ना लगा सकते हैं, इसको बोल दें कि ग्लोबल एक्स, क्योंकि ग्लोबली तो कोई एक्स अवेलेबल ही नहीं है ना। हमारा तो क्या है, एनक्लोजिंग स्कोप में जो एक्स है उसको हमें क्या कराना है, एक्सेस करना है। तो उस केस में लिखा जाता है नॉन लोकल। समझ आया या नहीं आया? देखो हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे इतना सा शब्द, देखो इधर क्या हो रहा है, हमारा ये जो फंक्शन है इनर, इसने अपना एक खुद का एक्स क्रिएट कर दिया, इसने इस वाले एक्स को ही एक्सेस करा, है ना। इसने खुद का एक्स देखो प्रिंट करा दिया 100, बट हम अगर आउटर वाला एक्स प्रिंट करा रहे हैं, इट इज स्टिल 10, वो अभी भी स्टिल 10 ही है। अगर हम ये चाहते कि ये इनर वाला जो एक्स है ये वाला हो, तो हम ग्लोबल तो लगा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ग्लोबल लगा सकते? क्योंकि ये एक्स ग्लोबल थोड़ी ना है, ये तो उसके एनक्लोजिंग स्कोप में है। तो ऐसे से केस में जब एनक्लोजिंग वाले को गेट करना होता है ना, तो हमें लिखना पड़ता है नॉन लोकल। बस इतना, ठीक है जी, क्लियर है? समझ आ गया जी? किसी का कोई डाउट हो? अब देखो आपने पढ़ना क्या है। सबसे पहली चीज जो आपने पढ़नी है दैट इज रिटर्न स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे आके जब आप सिंपली भी सर्च करते हो ना, व्हाट इज रिटर्न इन पाइथन फंक्शंस, ये जो ई मोड वाला होता है ना, ये आपको इजी आंसर्स दे देता है। ठीक है जी, वैसे तो इधर से पढ़ना नहीं होता, ठीक है, बट स्टिल स्टार्टिंग के लिए आप इससे पढ़ सकते हो। ये देखो, पहला पढ़ना है कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, नोट कर लो यहाँ पे जो जो चीजें आपने पढ़ के आनी है। ये 3 चीजें आप पढ़ के आओ, ठीक है? और कल क्लास लगानी है, ऐसा नहीं सोचना कि यार सैटरडे छोड़ो के लिए लगानी है। मैं ग्रुप में एक बार मैसेज भी कर दूंगी कि कोई किसी का ये बहाना ना हो, हमें पता नहीं था या हमें याद भूल गया। ठीक है?